नमस्कार आप सभी लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं? हमें आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः से आ चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के ऊपर। सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम आपके मध्य में हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हैं। ऐसे प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके लिए KVS, NBS, DSSSB, EMRS, UPTGT, PGT, LT, GIC सभी परीक्षाओं में कारगर साबित होंगे। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। सूफी प्रेम आख्यानक रचना नहीं है? श्याम सगाई, इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा, हंस जवाही। कौन सी रचना नहीं है सूफी प्रेम आख्यानक? तो आप सब जानते हो, विकल्प ए आपका उत्तर माना जाएगा। श्याम सगाई ये जो है सूफी रचना नहीं है, बाकी सभी हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन किन दो कंपनियों से हुआ? रौता कंपनी, जगमोहन कंपनी, मथुरा मोहन कंपनी, जगमोहन कंपनी, सगुन कंपनी, रौता कंपनी, मथुरा मोहन और रौता कंपनी। तीसरी कसम कहानी के अनुसार जो हीराबाई इस कहानी की नायिका है, उसका संबंध किन दो कंपनियों से हुआ? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। मथुरा मोहन कंपनी और रौता कंपनी से उसका संबंध था, इसका, हीराबाई का, उसमें काम करती थी। फिर फणीश्वर नाथ रेणु की बड़ी ही महत्वपूर्ण हिंदी जगत की कहानी है तीसरी कसम, उर्फ मारे गए गुलफाम भी कहते हैं। और हीराबाई का संबंध मथुरा मोहन कंपनी, रौता कंपनी से रहा है। फिर तीसरी कसम कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। फारबिसगंज तथा सिरपुर बाजार इस कहानी में चित्रित स्थल हैं, आपको ध्यान में रखना है, पूछा गया है ये भी। और इस कहानी का नायक हीरामन, नायिका हीराबाई है। इस कहानी में गीत भी बजते हैं। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, सजनवा बैरी हो गए हमारो। और इस कहानी के ऊपर तीसरी कसम फिल्म भी बनी हुई है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन कौन से हैं? वैष्णव और भारतवर्ष, देशोन्नत, लेवी प्रण लेवी, सुशिक्षितों का कर्तव्य भारत की ओर से उन्नत कैसे हो सकती है। तो इनमें कौन से निबंध हैं भारतेंदु जी की? वैष्णवता और भारतवर्ष ये तो है, और उसके साथ में लेवी प्राण लेवी भी है। भारतवर्ष की उन्नत कैसे हो सकती है, इसको तो आप लोग जानते ही हो। तो A, C और E ये तीन निबंध हैं किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। आपका सही उत्तर इसमें कौन सा होगा? A, C, E किसमें है? विकल्प सी में, यही आपका सही जवाब माना जाएगा। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अन्य प्रमुख निबंध, कश्मीर सुसुम, बादशाह दर्पण, कंकड़ स्त्रोत, मणिकर्णिका, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, समय जात गोपाल की, हिंदी भाषा, भ्रूण हत्या, ये सभी चर्चित निबंध हैं किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरण हैं कौन से हैं, इसमें बताना है। दुर्जनता, ईश्वर प्रेम, प्रामाणिकता, प्रेत भय, अदालत। परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरण कौन कौन से हैं? तो आपका प्रामाणिकता भी है और अदालत भी है, प्रेत का भय। प्रामाणिकता, अदालत, प्रेत का भय, ये तीनों प्रकरण हैं परीक्षा गुरु उपन्यास में। तो C, D और E आपका सही जवाब है। किसमें है? आपका विकल्प B में है, और यही आपका उत्तर भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह के कथन है। बिहारी को आप लोग जानते हैं, और वासुदेव सिंह कौन है? हिंदी के प्रखर आलोचक हैं। कौन सी बातें सही हैं वो हम लोग देखते हैं इस प्रश्न में। तो बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया है, ये बात बिल्कुल सही है वासुदेव सिंह की। फिर है अनुभाव और हावों की सुंदर योजना है, ये क्या है? गलत है। फिर है क्रमगत पद विन्यास का विनियोग हुआ है, ये भी गलत है। भारतीय साहित्य में बिहारी जैसा काव्य दुर्लभ है, ये भी क्या है? गलत है।
फिर है उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं, क्रीड़ा मात्र है। ये भी बात सही है। वासुदेव सिंह के दो कथन हैं। बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया है, और दूसरा कथन जो सही है वासुदेव सिंह का, उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं, क्रीड़ा मात्र है। यानी ए और ई, ये दो बातें सही हैं वासुदेव सिंह की बिहारी के संदर्भ में, और किसमें है, ए ई विकल्प सी में। फिर वासुदेव सिंह ने हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, ये ग्रंथ है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, एक जिसमें इन्होंने रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत बिहारी, सेनापति, कृष्ण कवि, रसनीद, नृपशंभु, नेवाज कवि, हठीजी, राम सहाय, पजनेश, द्विजदेव का चित्रण किया है। और इन्होंने रीत मुक्त काव्यधारा के प्रेम काव्य में आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा आदि को भी शामिल किया है। किसने, वासुदेव सिंह ने। किस ग्रंथ में, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है, तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी ना रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है, सिलिया, झुनिया, रूपा, सोना। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, किसका कथन है ये, तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी ना रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। तो ये किसका कथन है, झुनिया का है, यानी विकल्प बी आपका सही जवाब होगा। गोदान उपन्यास का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेमचंद द्वारा रचित कालजयी उपन्यास है गोदान। कैसा है, कालजयी उपन्यास गोदान है, और प्रमुख पात्र इसकी झुनिया भी है। झुनिया अपनी सास धनिया से कहती है, वह अपने बाप भोला को कोसती हुई कहती है, अम्मा जब अपना बाप हो के मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूब ही मरने दो, मुझ अभागिन के कारण तो तुम्हें दुख ही मिला है, जब से आई तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया, तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा है, यही मेरी अभिलाषा है। ये कथन कौन कहता है, झुनिया अपनी सास जो है धनिया से कहती है। किससे कहती है, सास धनिया से। बहुत ही अच्छा कथन है ये। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोदान उपन्यास के अन्य महत्वपूर्ण कथन आपके सामने, मेहरिया जूते से ना पीटे तो कहना। ये किसका कथन है, धनिया का है। मेहरिया जूते से ना पीटे तो कहना, दूर हो मेरे सामने से, भगवान न करे मुझे फिर तेरा मुंह देखना पड़े। ये कौन कहता है, भोला का कथन है। दूर हो मेरे सामने से, भगवान न करे मुझे फिर तेरा मुंह देखना पड़े, भोला कहता है। फिर हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। ये होरी का कथन है। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते, होरी कहता है। फिर आपका अगला कथन है, मेरी आदत किसी की निंदा करने की नहीं है, संसार में क्या क्या कुकर्म नहीं होता। अपने से क्या मतलब, मेरी आदत किसी की निंदा करने की नहीं है, संसार में क्या क्या कुकर्म नहीं होता। अपने आप से क्या मतलब, ये दाता दीन का कथन है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। यानी 3 पात्र इस चंद्रगुप्त नाटक के हैं, एलिस, जयमाला, अलका, लीला। इनमें से कौन सा पात्र जो है चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है। तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो ठीक माना जाएगा। जयमाला जो है ये चंद्रगुप्त नाटक की पात्र नहीं है। एलिस है, अलका है और लीला, ये तीनों लोग हैं। आगे बढ़ेंगे हम सभी। एलिस, अलका, लीला चंद्रगुप्त मौर्य नाटक के पात्र हैं, जबकि जयमाला जो है ये जयशंकर प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त नाटक के पुरुष और स्त्री पात्रों को हम लोग जानेंगे। पुरुष पात्र में हैं दंडायन, पर्वतेश्वर, सिंहरण, चाणक्य, चंद्रगुप्त, राक्षस, वरुरुच, सकटार, आम्भिक, सिकंदर, फिलिप्स, नागदत्त। फिर स्त्री पात्र हैं अलका, सुवासिनी, कल्याणी, नीला, लीला, मालविका, कार्नेलिया, एलिस आदि। तो ये हैं पुरुष पात्र और स्त्री पात्र हैं। फिर उसके बाद में
कुछ आलोचक इस नाटक को कल्याणी परिणय का परिवर्धित रूप मानते हैं। किसका? यानी इस नाटक को, चंद्रगुप्त को कल्याणी परिणय का परिवर्धित रूप मानते हैं। ये नाटक कुल 4 अंकों में विभाजित है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, जन्म काल के अनुसार इन रचनाकारों को क्रम से लगाना है। उदय शंकर भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी। जन्म काल के अनुसार हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले जिनका जन्म हुआ है वो है सियाराम शरण गुप्त यानी कि सी। फिर उसके बाद में किसका जन्म होता है? उदय शंकर भट्ट यानी कि ए। उसके बाद में किसका जन्म हुआ है? सोहनलाल द्विवेदी यानी कि ई। उसके बाद में श्याम नारायण पांडे यानी कि डी। फिर उसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर यानी कि बी, यानी सी ए ई डी बी। ये जो है आपका सही उत्तर माना जाएगा। विकल्प ए कूट के रूप में आपका जवाब सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, देखते हैं इनके जन्म को। तो सियाराम शरण गुप्त का जन्म जो है 1895 ईस्वी में हुआ है। मौर्य विजय, अनाथ, आर्द्रा, बापू, उन्मुक्त ये इनके काव्य हैं और पुराण पर्व इनका नाटक है। फिर उदय शंकर भट्ट का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ है। इनके काव्य हैं तक्षशिला, राका, मानसी और इनके नाटक हैं विक्रमादित्य, दाहर अथवा सिंध पतन, मुक्तिपथ इत्यादि। फिर सोहनलाल द्विवेदी, इनका जन्म कब होता है? 1906 ईस्वी में। इनके काव्य हैं भैरवी, विश्वान, युगाधार, जय गांधी। श्याम नारायण पांडे का जन्म हुआ है 1907 में। हल्दी घाटी, तुमुल, जौहर, जय हनुमान इनके काव्य संग्रह हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, उर्वशी, सामधेनी, कुरुक्षेत्र इनके सभी ये काव्य संग्रह हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, साधारणीकरण ना तो आश्रय का होता है ना ही आलंबन का होता है अपितु कवि अनुभूति का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और बहुत ही बार पूछा गया है। ये किसका कथन है साधारणीकरण के विषय में? साधारणीकरण ना तो आश्रय का होता है ना आलंबन का होता है अपितु यह कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। ऐसा किसने माना है? आप सभी को बताना है। तो जवाब आपका क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही होगा जो विकल्प सी, डॉक्टर नगेंद्र जी का ये कथन है साधारणीकरण के विषय में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामान्य या साधारण को धारण करना, सामान्य या साधारण को धारण करना साधारणीकरण है। वस्तुतः पाठक के मन में जब कोई काव्यानुभूत, रस या सौंदर्य आनंद बनकर प्रतिष्ठित होता है तो उस स्थिति को साधारणीकरण कहते हैं। फिर साधारणीकरण के विषय में अन्य लोगों ने क्या कहा है? इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? भट्टनायक ने साधारणीकरण का, ये भी पूछा गया है प्रश्न। भट्टनायक ने, इन्होंने कहा है साधारणीकरण विभाववादी का होता है। किसका? विभाववाद का साधारणीकरण होता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आलंबन या आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण माना है। ये सभी प्रश्न आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और सभी पूछे गए हैं। यानी भट्टनायक ने साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है और भट्टनायक ने विभाववाद का साधारणीकरण माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण माना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो के विचार कौन कौन से हैं? ये हम लोगों को देखना है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है? कवि कर्म दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है। कवि कर्म क्या है? दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है। ये बात प्लेटो की बिल्कुल ठीक है। फिर है काव्य सृजन की प्रक्रिया एक सुनिश्चित कलात्मक प्रयास है। ये बात गलत है। अगले कथन को देखते हैं, अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं उसका प्रवक्ता मात्र होता है। क्या ये बात सही है? तो ये बात ठीक है। अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं उसका प्रवक्ता मात्र होता है। ये बात ठीक है। फिर है दैविक अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता है। ये भी बात प्लेटो के अनुसार सही है। कविता मनुष्य के भावों को दीप्त नहीं करती। ये बात क्या है? गलत है। तो जो सही है आपका ए, सी और डी, तीन बातें सही हैं प्लेटो की। आपका विकल्प डी उत्तर माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ चलते हैं।
वस्तुतः प्लेटो ने काव्य और कला को दैवीय प्रेरणा का परिणाम माना है। इन्होंने अपने संवादों में अनेक स्थानों पर कवि के दिव्य पागलपन की चर्चा की है। उनका ये भी मत है कि सृजन के क्षणों में परमात्मा कवियों से उनका मस्तिष्क छीन लेता है। फिर प्लेटो के अनुसार काव्य प्रेरणा और काव्य सत्य। काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो के विचार इयोन पुस्तक में मिलते हैं। सभी समर्थ कवि अपनी रचना किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा द्वारा नहीं बल्कि दैवी शक्तियों से प्रेरित अभिभूत होकर करते हैं, और समस्त सुंदरतम कविता का आविष्कार मूलतः काव्य देवियों द्वारा ही होता है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और हम लोगों को फिर आगे कूट के अनुसार उत्तर देना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार प्रश्न आपके सामने है। रचनाएं और रचनाकार। बारिश में भीगते बच्चे, ये रचना किसकी है? रामदरस मिश्र की, बारिश में भीगते बच्चे। हवा में हस्ताक्षर, ये रचना किसकी है? हवा में हस्ताक्षर। तो ये रचना है कैलाश वाजपेयी जी की, हवा में हस्ताक्षर। फिर है बेहतर दुनिया के लिए, ये रचना किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, बेहतर दुनिया के लिए। और कविता में औरत, ये रचना किसकी है? तो ये है अनामिका जी की, कविता में औरत। तो बारिश में भीगते बच्चे रामदरस मिश्र, हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी, बेहतर दुनिया के लिए विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, कविता में औरत अनामिका की रचना है। सही मिलान आपका किया गया है और कूट के रूप में आपका विकल्प बी उत्तर सही माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बारिश में भीगते बच्चे। कभी कभी इन दिनों तथा आग कुछ नहीं बोलती, ये रामदरस मिश्र जी के चर्चित काव्य संग्रह हैं। बारिश में भीगते बच्चे, कभी कभी इन दिनों तथा आग कुछ नहीं बोलती, ये रामदरस मिश्र के काव्य संग्रह हैं। तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, भविष्य घट रहा है, सूफी नावा, हवा में हस्ताक्षर, देहांत से हटकर, संक्रांत, शब्द संसार, ये सब कैलाश वाजपेयी जी के काव्य संग्रह हैं। बेहतर दुनिया के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का ये काव्य संग्रह है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में गलत पते की चिट्ठी। गलत पते की चिट्ठी, दूबधान, बीजाक्षर, अनुष्टुप, समय के शहर में, कविता में औरत, ये अनामिका के काव्य संग्रह हैं। अनब्याही औरतें, अयाचित, आम्रपाली, एक औरत का पहला राजकीय प्रवास, तुलसी का झोला, ये सब चर्चित कविताएं हैं किसकी? अनामिका जी की, आपको ध्यान में रखना है। हम सभी आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना है। मैला आंचल, काशी काशी, सूखा बरगद, बाणभट्ट की आत्मकथा, आपका बंटी। तो हम लोग मिलान कर लेते हैं, देखते हैं इसका सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आएगा बाणभट्ट की आत्मकथा, यानी कि डी आएगा। फिर उसके बाद में मैला आंचल, यानी कि ए आएगा। उसके बाद में आपका बंटी, यानी कि ई आएगा। फिर उसके बाद में सूखा बरगद अर्थात सी, काशी काशी यानी कि बी। तो आपका सही जवाब क्या है? डी ए ई सी बी, ये आपका कूट माना जाएगा उत्तर के रूप में। हम लोग देखते हैं कौन सा जवाब सही है। विकल्प डी आपका है। और हम लोग जानते हैं इनके प्रकाशन वर्ष को, जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। बाणभट्ट की आत्मकथा प्रकाशन है 1946, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। मैला आंचल प्रकाशन वर्ष है 1954, आप सब जानते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। आपका बंटी प्रकाशन वर्ष है 1971, मन्नू भंडारी का उपन्यास है। सूखा बरगद 1989, मंजूर एहतेशाम का उपन्यास है। और ये सभी उपन्यास बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, प्रसिद्ध हैं, और इसकी सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में काशी का असी, काशी का असी पुस्तकालय संस्करण 2002, पेपरबैक संस्करण 2006, किसका है उपन्यास? काशीनाथ सिंह का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यास चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1972-73, अनामदास का पोथा 1976, ये सभी उपन्यास किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग।
फिर फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यासों को हम लोग जानेंगे। परती परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979। फिर मन्नू भंडारी के उपन्यास महाभोज 1979, एक इंच मुस्कान राजेंद्र यादव अपने पति के साथ मिलकर लिखा, और रेहन पर रघु, अपना मोर्चा, महुआ चरित, ये उपन्यास किसके हैं? काशीनाथ सिंह जी के। और सारे ये उपन्यास आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, परिशोर तन दग मम अग जुह सुरतान, अब एह मत विचारिये लरन मरन परवान। पृथ्वीराज रासो में यह किस पात्र का कथन है? चामुंड राय, पृथ्वीराज चौहान, सामंत, रघुवंश राम। परिशोर तन दग मम अग जुज सुरतान, अब इह मत विचारिये लरन मरन परवान। तो ये पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है उसमें किसका कथन है? तो आपका उत्तर माना जाएगा विकल्प बी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान का ये कथन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य का ये कथन है, और किसका? पृथ्वीराज चौहान ने ये बात कही है। दूहाबद्ध काव्य पंक्ति ये रेवा तट से उद्धृत है, रेवा तट वहाँ से ली गई है, जिसका अर्थ है पृथ्वीराज चौहान दरबार में इन दो विभिन्न मतों पर विवाद को बढ़ते देखकर कहते हैं, तुम लोगों के मतभेद की बातें सुन सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ। सामने सुल्तान से युद्ध है, अब इसी मत पर विचार करो कि लड़ना और मरना ही निश्चित है। पृथ्वीराज रासो ये सर्गों में यानी समय में विभाजित है। किसमें? समय में विभाजित है ये। और इसका प्रथम सर्ग जो है उसको आदि पर्व कहा गया है, और 59वां इसका जो सर्ग है उसको महोबा युद्ध के नाम से जाना जाता है। महोबा युद्ध सर्ग है कौन सा? 69वां। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, ये नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि ये किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक में ये किसका कथन है? ये आपको बताना है। सत्यप्रकाश मिश्र, गिरीश रस्तोगी। फिर आगे के कथन है जयनाथ नलिन और दशरथ ओझा। तो आप लोगों को अपना उत्तर करना है। ये नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानी पर रोशनी डालता है। इस प्रसंग में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश है। अंधेर नगरी नाटक के विषय में किसका कथन है? तो आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? सही जवाब विकल्प ए, सत्य प्रकाश मिश्र का ये कथन है अंधेर नगरी नाटक के विषय में। हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जो नाटक है ये अंधेर नगरी, प्रकाशन कब हुआ? 1881 में। ये प्रहसन श्रेणी का अन्योपदेशिक नाटक है। उसके बाद में अंधेर नगरी के अनुकरण पर विजयानंद ने, अंधेर नगरी के अनुकरण पर विजयानंद ने महा अंधेर नगरी नाटक लिखा है 1892 में। किस नाम से? महा अंधेर नगरी। तथा देवदत्त शर्मा ने अति अंधेर नगरी नाटक लिखा है। ये तीनों बातें महत्वपूर्ण हैं। अंधेर नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है, विजयानंद ने महा अंधेर नगरी लिखा है, और देवदत्त शर्मा ने अति अंधेर नगरी नाटक लिखा है। और ये माना जाता है कि अंधेर नगरी नाटक किसी जमींदार को लक्षित करके लिखा गया नाटक था। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। कैलाश चंद्र भाटिया, देवेंद्रनाथ शर्मा, भोलानाथ तिवारी, सूरजभान सिंह। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प बी, देवेंद्रनाथ शर्मा की पुस्तक है राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान। उसके बाद में
देवेंद्रनाथ शर्मा जी की अन्य महत्वपूर्ण कृतियों को हम लोग रचनाओं को जानते हैं। पारिजात मंजरी, चार मौलिक एकांकी नाटक, अमर भारती, हिंदी भाषा का विकास, तुलसी साहित्य विवेचन और मूल्यांकन, भाषा विज्ञान की भूमिका, छायावाद और प्रगतिवाद, आईना बोल उठा, ब्रजभाषा की विभूतियाँ, ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आलोचनात्मक हैं। किसकी हैं? देवेंद्रनाथ शर्मा जी की। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए। यानी कथन आपके सामने हैं जो सही हैं, उन्हें आपको बताना है। देखते हैं हम लोग। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, ये तो पूरी तरीके से गलत है। स्वतंत्र रूप से स्वरोच्चरित होते हैं। फिर है उसके बाद में, स्वर के दो भेद होते हैं, खंड्य और खंडेतर। ये बात तो ठीक है, स्वर के दो भेद होते हैं, खंड्य और खंडेतर। फिर अगला कथन है, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर अगला है, सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर हो जाता है, गलत बात है। उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के चार भेद हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका सही कौन कौन सा है? बी, बी, सी, और कौन सा सही है? आपका ई, बी सी ई, ये तीन बातें सही हैं। बी सी ई किसमें है? विकल्प ए में। यही आपका कूट उत्तर के रूप में ठीक माना जाएगा। हम लोग जो है बढ़ेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, बचन सिंह किस कहानी का पात्र है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। बचन सिंह किस कहानी का पात्र है? ईदगाह अमृतसर आ गया, उसने कहा था राजा निर्बंसिया। तो आप सभी लोग इस कहानी को पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे बचन सिंह किस कहानी का पात्र है। तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, राजा निर्बंसिया कहानी का पात्र है बचन सिंह। और राजा निर्बंसिया ये कहानी किसकी है विद्यार्थियों? कमलेश्वर जी की। किसकी कहानी है? कमलेश्वर जी की। बचन सिंह, जगपति, दयाराम, चंदा, ये सब जो है इस कहानी के महत्वपूर्ण पात्र हैं। उसके बाद में, तुम नहीं जानती कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता है ही, मन भी रोगी हो जाता है। ये कथन किसका है? जगपति का। राजा निर्बंसिया कहानी में, तुम नहीं जानती कर्ज का कोढ़ रोग होता है, एक बार लगने से तन तो लगता ही है, मन भी रोगी हो जाता है, जगपति कहता है। फिर आपका अगला कथन है, इसी कहानी का महत्वपूर्ण क्या कहा जा रहा है इसमें? इस कहानी में जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े थे, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून गो के नाम। कौन? जगपति जो है मरते वक्त कितने पर्चे छोड़ता है? दो, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और आपको आगे कूट के रूप में अपना उत्तर देना है। यानी एक तरफ पात्र हैं, दूसरी तरफ कहानियां हैं। कहानी, किस कहानी में कौन सा पात्र आएगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले है मालती। मालती किस कहानी की पात्र है? गैंग्रीन कहानी की पात्र है। फिर है लक्ष्मा। लक्ष्मा किस कहानी की पात्र है? कोसी का घटवार कहानी की पात्र है लक्ष्मा। फिर है लतिका। लतिका ये परिंदे कहानी की पात्र है। फिर है चंपिया। चंपिया लाल पान की बेगम की पात्र है। तो आप सभी ने ये पात्रों के नाम देखे जिनका मिलान किया गया कहानी से, और सभी ये इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। हम लोग देखते हैं अब कूट आपका कौन सा सही है। वो है विकल्प डी, उत्तर इसका माना जाएगा। फिर हम लोग जान लेते हैं ये कहानी है किसकी। तो जो गैंग्रीन कहानी है उसका एक दूसरा नाम रोज भी है, और एक किसकी कहानी है? गे की। कोसी का घटवार कहानी किसकी है? शेखर जोशी की। परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की। लाल पान की बेगम कहानी किसकी है? फणीश्वर नाथ रेण की। और ये सभी बातें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और परीक्षा में पूछी जाएंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, हम जो है आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पर अब विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बड़े ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास के वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। और ये सत्र आप सभी लोगों के लिए आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। कक्षा को लाइक करिए और साथ ही साथ सेशन को हाइप अवश्य आप लोग किया करिए।
अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा, हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी और हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाएंगे। उन सभी साथियों का भी हार्दिक धन्यवाद जो प्रतिदिन रोज आकर के सेशन को वॉच करते हैं समय पर। हम मिलेंगे आप सभी को पुनः से नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।